आज हम बात करेंगे सेकंड केस, हम लोग यहां पे लेंगे केस टू फॉर ट्रसेस। ध्यान रखना, हमारे को यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की डिटर्मिनेसी फाइंड आउट करनी है, एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी हमारे को फाइंड आउट करना है। अभी की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे ट्रस्ट की एनालिसिस नहीं करेंगे। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट आपका अलग चैप्टर है जो कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद शुरू होगा, बट बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि ट्रस्ट होता क्या है। तो भाई जब हम भी किसी ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट का मतलब ये होता है, ट्रस्ट का मतलब ऐसे मेंबर्स जो आपस में एक स्मूथ पिन से जुड़े होते हैं उनको हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं। और फर्दर अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि ये जो ट्रस्ट के मेंबर्स होने चाहिए वो आपके स्ट्रेट होने चाहिए। ट्रस्ट के मेंबर कैसे होंगे? बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ट्रस्ट के मेंबर एक दूसरे से जुड़े होंगे, किससे? एक स्मूथ पिन से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्मूथ पिन मतलब ये समझ लो कि ये दो मेंबर्स कनेक्ट किए हैं, बीच में आपने पिन लगा दिया है, बिल्कुल स्मूथ पिन से जुड़े होंगे। तीसरी बात, ट्रस्ट के केस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना होता है, किसी भी बॉडी को हम ट्रस्ट बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो लोड होगा, द लोड शुड बी अप्लाइड एट वेयर। लोड आपका जो है सिर्फ और सिर्फ आपके जो जॉइंट्स पे लोड आपका अप्लाई होता है। किसी भी बॉडी को अगर मेरे को ट्रस्ट बोलना है तो लोड शुड बी अप्लाइड ऑन व्हाट? लोड शुड बी अप्लाइड ऑन जॉइंट्स, नॉट ऑन मेंबर्स। मेंबर के बीच में कभी भी लोड अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे पिन से तो कनेक्टेड है बट लोड यहां पे अप्लाई है तो उसको हम लोग ट्रस्ट नहीं बोलेंगे। इट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फ्रेम्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रेम बोलेंगे। तो फ्रेम के ऊपर लोडिंग कहीं पर भी होती है क्योंकि फ्रेम में मेंबर बेंड होगा तो चलेगा, बट ट्रस में मेंबर कभी भी बेंड नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस आपका एक्सियल लोड कैरिंग स्ट्रक्चर होता है। ट्रस में सिर्फ दो टाइप की लोड्स आएंगी, एक्सियल कंप्रेसिव, एक्सियल टेंसाइल, खत्म। ट्रस में सिर्फ नेचर एक ही रहेगा, एक्सियल, आइदर इट इज कंप्रेसिव आइदर इट इज टेंसाइल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रस में बेंडिंग मोमेंट कभी भी अलाउड नहीं होता है। ये बेसिक जानकारी थी ट्रस्ट के बारे में। क्लियर है बात? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट आया ना पॉइंट, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया ट्रस्ट क्या होता क्या है। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट क्या होता है। तो ट्रस्ट, क्लियर है बात सभी को? तो ट्रस्ट का मतलब क्या है, पूरा चैप्टर आएगा उस टाइम इसके बारे में जो है एक एक पॉइंट फिर से लिख लेंगे भाई। ठीक है? अभी हमारा मोटिव क्या है? अभी हमारा मोटिव है इसका एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमारे को? हमारी एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। अब देखो जरा, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास एक ट्रस्ट है, दिस इज योर ट्रस्ट। ध्यान रखना, ट्रस्ट के जो मेंबर्स है वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए। द मेंबर्स विल बी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए मेंबर आपका, मेंबर टेढ़े नहीं होना चाहिए। और लोड शुड बी अप्लाइड एट वेयर? लोड आपके जॉइंट्स पे होना चाहिए। लोड शुड नॉट बी अप्लाइड इन द मिडल ऑफ द मेंबर। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट के मेंबर्स में बेंडिंग अलाउ नहीं होता है। ठीक, ये सारी बातें हम लोग करेंगे आगे जाके। अब देखो जरा, अब हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना है। क्या मोटिव है हमारा यहाँ पे? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना है। अब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो जरा, कुछ नहीं देखना है, ऊपर ट्रस्ट देखो ही मत, हमारे को एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना है। और अगर हम एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की बात करें तो ये किससे डील करता है? इट डील्स विद सपोर्ट रिएक्शन। तो ये आपका सपोर्ट रिएक्शन से डील करता है, खत्म बात। तो इसका मतलब हमारे को सीधे सीधे क्या देखना है? सिर्फ सपोर्ट्स देखने हैं और सपोर्ट का रिएक्शन देखना है। अब आ जाओ जरा, सबसे पहली बात, कौन सा सपोर्ट है मेरे पास? ये कौन सा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कितने रिएक्शन मिलते हैं इसमें? दो रिएक्शन मिलेंगे, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन और एक आपका मिलेगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार ऐसा नो। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन, दो रिएक्शन मिलेगा आपको इन सपोर्ट के अंदर। बात क्लियर है? हिंज में मोमेंट के लिए कोई रिएक्शन नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, डोर हिंज ही ना इसमें लगा हुआ, इसको आप लोग आराम से खोलते हो ना, बंद करते हो, क्या है ये? मोमेंट। मोमेंट के लिए कोई रिएक्शन दे रहा है? ये नहीं दे रहा है, सही बात है ना? तो इसका मतलब हिंज में दो रिएक्शन मिलते हैं, कौन कौन से? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेंगे। इसके मूवमेंट में कोई रिएक्शन नहीं होता है। हिंज के अबाउट आराम से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो जरा,
ये आपका हिंज सपोर्ट, यहां पे आ जाओ फिर से, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा हिंज सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, मैं हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में खींचूंगा तो नीचे देखो जरा, फिक्स है ना, ये नीचे लगा हुआ है ना, टायर तो है नहीं इसके नीचे, तो इधर को नहीं आएगा ना, इधर को नहीं आएगा तो मेरे को रिएक्शन देगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन मिल गया, सही बात है। अब देखो जरा वर्टिकल, इसको यहां से पढ़ के ऊपर के बिल्कुल वर्टिकल लिफ्ट करो जरा, अरे घुमाने की बात नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल लिफ्ट करो, वर्टिकल लिफ्ट करो तो आएगा क्या, नहीं आएगा, तो वर्टिकल रिएक्शन। बट इसको पकड़ के आराम से हम लोग घुमा सकते हैं ना, तो मोमेंट के अगेंस्ट कोई रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे सिर्फ दो रिएक्शन मिलेंगे। क्लियर है बात? तो रिएक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड रिएक्शन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टू रिएक्शंस। इधर आ जाओ, रोलर सपोर्ट की बात करते हैं। रोलर में अगर हम बात करें तो ये लीजिए रोलर, दिस इज योर रोलर, रोलर प्लस हिंज, है ना। अब अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में खींचूंगा तो आएगा क्या, टायर लगाए आराम से आएगा। यहां पे देखो जरा, इसको यहां पे मारो जरा ऐसे, इसको यहां पे ऐसे मारो जरा, आराम से ऊपर नीचे हो जाएगा ये, है ना। तो मोमेंट और हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन है नहीं है, बट इसको यहां से खींचो जरा ऊपर को, ऊपर को खींचेंगे तो ये रिएक्शंस देगा, तो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा इसमें। कैसा रिएक्शन आएगा इसमें, वर्टिकल रिएक्शन। सिमिलरली वर्टिकल रिएक्शन एट सी, डन। नाउ ओबीसी बात है, अगर हम बात करें तो हमारे को एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी चाहिए, तो भाई एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के लिए क्या चाहिए हमारे को, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, देखो जरा, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, एच ए, वी ए, वी बी, वी सी, ये 4 रिएक्शन है इसके अंदर, सही बात है। अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करूं तो कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल, दैट इज 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल। कौन कौन से हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल है। बोलो यहां तक की बातें समझ में आई? तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालूं तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी क्या होता है, दैट इज आर माइनस एस। आर मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन, एस मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल। तो आर रिएक्शंस कितनी है मेरे पास, 4 माइनस 3 कितना हो गया, DSE 1। तो यहां से क्या समझ में आया, दैट इज इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री। अब इनडिटर्मिनेट बाय 1 डिग्री का मतलब, अगर मेरे को ये चारों रिएक्शन चाहिए ना, मेरे को 3 इक्वेशन तो है मेरे पास, बट साथ में मेरे को एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, तब जाके ये चारों अननोन मेरे को फाइंड आउट हो जाएंगे। ये मतलब होता है इनडिटर्मिनेसी का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक की बातें क्लियर है। तो ये तो सिंपल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब चाहे आप ट्रस दे दो, चाहे फ्रेम दे दो, चाहे बीम दे दो, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी हम लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला केस फ्रेम का करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रस बताया था, तो उसी टाइम मैंने आपको फ्रेम भी बता दिया था इनडायरेक्टली, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो। मैंने कहा था कि अगर मेंबर में लोडिंग कहां पे हो रही है सर, मेंबर में लोडिंग अगर आपकी मेंबर के बीच में हो रही है, जॉइंट के अलावा, तो उस मेंबर को हम लोग फ्रेम बोल सकते हैं। तो अगला केस है हमारा फ्रेम। ध्यान रखना, यही 3 मेंबर्स के बारे में पूरी डिस्कशन रहती है जब हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बीम, फ्रेम और ट्रस। बस हर रोज जो है, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार बीम करेंगे, फिर ट्रस पढ़ेंगे, फिर फ्रेम पढ़ेंगे, बीम लेंगे, ट्रस लेंगे, फ्रेम लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे को यही काम रहेगा, यही पूरी एनालिसिस रहेगी। तीसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा आपका फ्रेम। ठीक, देखो जरा फ्रेम लीजिए, ये फ्रेम है आपका। देखो जरा, ये सपोर्ट रिएक्शंस लग गए भाई, ये सपोर्ट्स लग गए। कौन कौन से सपोर्ट्स है, देखो जरा, पहचानने की कोशिश करो जरा इनको। ये सपोर्ट ए कौन सा है भाई, ये सपोर्ट फिक्स सपोर्ट। अगर हम फिक्स सपोर्ट की बात करें तो फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शंस मिलेंगे। कौन कौन से 3 रिएक्शन, एक तो वर्टिकल, एक आपका हॉरिजॉन्टल
और एक आपका मोमेंट, तो 3 रिएक्शन मिल गए। ये सुनो, फिक्स का मतलब क्या होता है, ये है फिक्स का मतलब। फिक्स का मतलब ये है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहूंगा ना, ये रोटेट नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में खींचना चाहूंगा, नहीं आएगा। वर्टिकल में ऐसे लिफ्ट करके ऊपर को ले जाना चाहूंगा, नहीं आएगा। तो तीनों जगह आपको रिएक्शन मिलेगा, इसलिए 3 रिएक्शन आ गए इसमें। समझ में यही बात। ये क्या है, कितने रिएक्शन, 2 रिएक्शन। ये रोलर है, कितना रिएक्शन, 1 रिएक्शन। इसको पहचानता है कोई, गाइडेड रोलर। कौन सा है ये, गाइडेड रोलर, देखा है। अरे आपके टेबल का ड्रॉज जो होता है, स्लाइडिंग डोर जो होगी, वो क्या है, गाइडेड रोलर है। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब गाइडेड रोलर की बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, हॉरिजॉन्टल में आराम से मूव करेगा, बोलो यस और नो। ठीक है, एक चीज बताओ, क्या इसको हम घुमा सकते हैं, नहीं घूमेगा। मोमेंट के अगेंस्ट क्या देगा, ये रिएक्शन दे देगा। क्या इसको वर्टिकल में लिफ्ट करेंगे, नहीं आएगा, वर्टिकल में भी लिफ्ट दे देगा आपका। तो ऑब्वियसली बात है, 2 रिएक्शंस गाइडेड रूलर के अंदर आपको देखने को मिलती है, एक मोमेंट के अगेंस्ट और एक किसके अगेंस्ट, वर्टिकल के अगेंस्ट। अरे स्लाइडिंग डोर सिर्फ हॉरिजॉन्टल खींच पाते हो ना, उसको कैसे घुमाते हो, नहीं घूमता है ना। इसको क्या उठा के ऐसे ऊपर की तरफ बेचते हो, वो शटर होता है, वो अलग होता है। वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्लाइडिंग डोर को सिर्फ हॉरिजॉन्टल में खींचते रहते हो ना, ऐसा तो नहीं है किसी होटल में स्लाइडिंग डोर लगा है, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो उसको पकड़ के। सही बात है ना कि नहीं है। तो गाइडेड रोलर सिर्फ कहां जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा। 2 रिएक्शंस आती हैं इसमें, सही बात है। तो अगर हम टोटल नंबर, हम लोग को क्या चाहिए था इधर, क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी चाहिए था मेरे को। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी के लिए बताओ नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शंस है। कौन कौन सी ये साथ में लिख लेते हैं, HAVAMA, HBVB, VC, V summation of fx is equal to 0, fy is equal to 0, मोमेंट अबाउट z is equal to 0। अरे 3 ही क्यों है इक्वेशन अवेलेबल, अरे 2D बॉडी है, लोड और मेंबर दोनों एक ही प्लेन में दिख, यहीं पे सारा लोड और मेंबर दिख रहा है ना। तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा, 8 - 3 5 डिग्री। तो ये तो एकदम बहुत आसान सी बात है सर, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालना तो बहुत आसान सी बात है, क्योंकि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी में हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्या देखना है हमारे को, सिर्फ स्ट्रक्चर के पैर देखने हैं हमारे को। सही बात है, क्या देखना है हमारे को, सिर्फ पैर देखना है हमारे को। ठीक है, तो सिर्फ पाए लागू करना है और आगे निकल जाना है एक्सटर्नल में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, इंटरनल की। अब चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं इसके। अब इंटरनल इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करेंगे। तो एक्सटर्नल में अब किसी को दिक्कत है, इंटरनल इंडिटरमिनेसी, अब ध्यान से सुनो इस बात को। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी का मतलब, इट डील्स विद, बोलो यार, इट डील्स विद इंटरनल फोर्सेस। तो इट डील्स विद इंटरनल फोर्सेस लाइक shear force, bending moment, axial force। सही बात है, बोले यार ऐसा नो। नाउ अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बीम को लेके आएंगे। सबसे पहला केस बीम्स के बारे में बात करते हैं। बीम क्या होता है आपका, बीम आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर सिर्फ ट्रांसवर्स लोड आएगा, जिसको डिजाइन हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए करते हैं, उसको हम लोग बीम बोलते हैं। सही बात है ना, ट्रांसवर्स लोड आएगा बीम के ऊपर। ठीक है भाई, अब बीम के बारे में बात करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब तो जब हम इंटरनल इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं,
लेट अस अज्यूम दिस इज योर बीम। देखो यार, ये आपका बीम है, तो दिस इज योर बीम। देखिए, तो अगर हम बीम की बात करें तो रिएक्शंस आ गए आपके पास ए बी सी डी जॉइंट वी ए। ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ा सा बढ़िया सी बातें हैं ये, और अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो जरा, अगर मैं इसकी स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी की बात करूं तो एक्सटर्नल निकालो जरा, कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 इक्विलिब्रियम 3 डिग्री। ठीक है जी, कहने का मतलब है कि अगर मेरे बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 हैं, इसके साथ अगर मेरे को 3 इक्वेशन और मिल जाते हैं, इसका मतलब जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारे मैं फाइंड आउट कर लूंगा, यही मतलब है ना। ठीक, अगर मेरे को ये सारे रिएक्शंस मिल गए, अगर मेरे को ये सारे रिएक्शंस मिल गए, एक चीज बताओ, क्या मैं इस सेक्शन को यहां से कट करके यहां पे शेयर फोर्स मोमेंट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर मेरे को एच ए मालूम है तो एक्सियल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं? बोलो यार यस और नो। इसका मतलब बीम्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब बीम्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही मेरे को सपोर्ट रिएक्शंस मिल जाती हैं, वैसे ही इंटरनल फोर्सेस मेरे लिए अननोन नहीं रहता है। समझ में आई बात की नहीं आई? जैसे ही हमारे को सपोर्ट रिएक्शंस मिल जाती हैं, उसके बाद इंटरनल फोर्सेस हमारे लिए अननोन नहीं रहती हैं। क्योंकि वो अननोन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए अलग से मेरे को इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए बीम्स की जब हम बात करते हैं तो बीम्स का इंटरनल इंडिटरमिनेसी हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं। इंटरनल इंडिटरमिनेसी बीम का 0 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बीम का इंटरनल इंडिटरमिनेसी 0, क्योंकि अगर मेरे को ये रिएक्शंस मिल गए तो मैं आराम से सारे इंटरनल फोर्सेस, एक्सियल, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट सारी कैलकुलेट कर सकता हूं। इसीलिए बीम का अगर एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी मेरे को कैलकुलेट करना है तो वो सीधे सीधे इसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो वो उसके एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी के बराबर होता है। तो इसीलिए आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि बीम के केस में आपको बोला जाता है बताओ ये डिटर्मिनेट है या नहीं है, सीधे बोल देते हैं। बीम के केस में कभी नहीं बोलेंगे आपको कि ये इंटरनली इनडिटर्मिनेट है या एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है, बताइए। बीम के केस में सीधा स्टेटमेंट आता है बताओ ये डिटर्मिनेट है या नहीं है, जनरल क्वेश्चन बीम के केस में। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बीम के केस में आपको एक्सटर्नल ही बताना होता है, इंटरनल नहीं बताना होता है। और बीम के केस में हमने ये भी बोला था कि ds दैट इज इक्वल्स टू r माइनस एस। बीम के केस में सिंपल r माइनस एस तो ds e ही होता है ना। बोलो यार ऐसा नो। आपको याद होगा कि अगर आपने थोड़ा बहुत क्लासेस में पढ़ रखा होगा कॉलेज में, तो अभी इसके बाद आपने देखा होगा कि डिटर्मिनेशन निकालने का तरीका एक ही बताया जाता था, r माइनस एस, खत्म, रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। भैया वो बीम के लिए है, और बीम का एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि इंटरनल इंडिटरमिनेसी बीम में 0 होती है, जैसे ही मेरे को सपोर्ट रिएक्शन मिल जाता है तो अब मेरे लिए इंटरनल फोर्सेस अननोन नहीं होती है, इसलिए इंटरनल इंडिटरमिनेसी उसमें नहीं लिया जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो लिखो बीम के लिए एक पॉइंट लिखो, तो राइट डाउन अ पॉइंट फॉर अ बीम। There is no internal indeterminacy for beam because, यहां पे लिख देता हूं मैं, there is no internal indeterminacy for beam because if we know, ये नोट पॉइंट करके लिखना है सबको, if we know the support reaction
we can find the internal forces, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग एक्सियल फोर्स, shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट at any section of beam। तो बीम के किसी भी सेक्शन में हम लोग जो है इंटरनल फोर्सेस को बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मुझे क्या मिल जाए, अगर मुझे सपोर्ट रिएक्शंस वो है आराम से, अगर मेरे को सपोर्ट रिएक्शंस मिल जाए, सारे सपोर्ट रिएक्शंस मिल जाए, तो आराम से हम जो है इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसीलिए बीम के केस में कभी भी आपका इंटरनल बातें यहां पे नहीं होगी। चलिए, तो मतलब बीम के लिए तो हमारे को अब टेंशन नहीं है, मतलब बीम में हमारे को डिटर्मिनेसी वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ट्रस। अब ट्रस की इंटरनल इनडिटर्मिनेसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरनल इनडिटर्मिनेसी जो है ट्रस का कैलकुलेट करते हैं। जब हम ट्रस की बात करते हैं तो ट्रस के केस में ऑब्वियसली बात है, जब हम बेसिक ट्रस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक ट्रस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ट्रस में एक रिलेशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज जो मेंबर होते हैं ट्रस में वो किसके बराबर होने चाहिए, 2j-3 के बराबर आपके मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर हम ट्रस में मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कितने होने चाहिए ट्रस में, m = 2j-3। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग ट्रस बनाते हैं, ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग ट्रस बनाते हैं तो जब हम पहला 3 जॉइंट बनाते हैं, पहला 3 जॉइंट जब हम बनाएंगे, उस 3 जॉइंट के लिए 3 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोग ट्रस को बनाते हैं उस टाइम पे पहले 3 जॉइंट के लिए कितने मेंबर चाहिए, 1 2 3 मेंबर चाहिए। समझ में बात की है? अब फर्दर कहने का मतलब है ट्रस को बनाने के लिए शुरू में 3 जॉइंट चाहिए होता है, तभी जाके आपका ट्रस शुरू होता है, और उस 3 जॉइंट के लिए 3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में बात नहीं आई? अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि आगे अगर मेरे को एक और जॉइंट देना है तो मुझे 2 मेंबर की और जरूरत पड़ेगी। अब जितना भी मेरे को जॉइंट देते जाना है सिर्फ 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर जॉइंट पे अब 2 मेंबर की जरूरत पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मतलब है 2j-3 का। क्लियर है बात? नाउ अब बात करते हैं ट्रस के इंटरनल के बारे में, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी के बारे में बात करते हैं। ठीक, ये सारी बातें वहां पे लिखवा दूंगा, जब हम ट्रस बनाएंगे ना, ट्रस के बारे में पढ़ेंगे ना, वहां पे हम लोग ये सारी बातें फिर से डिस्कस भी करेंगे और वहां पे अच्छे से लिख भी लेंगे उसको, उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है ना। हर एक बात जो मैं बोलूंगा वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है आपको। देखो जरा, तो जब हम ट्रस को डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट फाइंड आउट करते हैं तो ओबीसी बात है, जितने एक्स्ट्रा मेंबर्स होते जाएंगे उतना ट्रस के अंदर क्या होते जाएगा, आपकी इनडिटर्मिनेसी बढ़ते जाएगी, उतने ज्यादा रिएक्शंस आपको या उतने ज्यादा आपको इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ते जाती है। तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ट्रस की अगर हम बात करें तो ट्रस डिजाइन किया जाता है एक्सियल फोर्स के लिए। ट्रस के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स आता है, एक्सियल फोर्स। नेचर बदल सकता है, या तो वो टेंशन होगा या तो वो कंप्रेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है। तो जितने मेंबर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा इनडिटर्मिनेसी ट्रस की बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात करूं ट्रस की, अगर मैं ट्रस की इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की बात करूं तो सिंपल क्या करना है आपको, मेंबर्स में से 2j-3 को माइनस करना है। क्या करना है आपको, m-2j-3। बस इस रिलेशन से आपको क्या मिल जाएगा, इस रिलेशन से आपको मिल जाएगा इंटरनल इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, लेट अस कंसीडर अ ट्रस। तो सबसे पहली बात तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ट्रस जो होगा उसके जो सभी मेंबर्स होंगे वो सभी मेंबर्स कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। ऑल द मेंबर्स मस्ट बी स्ट्रेट and connected by smooth pins. They should be connected by smooth pins. तो
तो मुझे कैलकुलेट करना है क्या, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस्ट। क्या कैलकुलेट करना है मेरे को, डीएसआई। ऑब्वियसली बात है, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी के लिए मुझे क्या चाहिए, तो वी नो दैट डीएसआई इज इक्वल्स टू m माइनस 2j माइनस 3, m फॉर मेंबर्स, j फॉर ज्वाइंट, j से क्या है आपका ज्वाइंट है। अब मेंबर्स कैलकुलेट करते हैं जरा इसका, मेंबर्स कितने हैं इसमें देखो जरा, इसमें 1 2 3 4 5 6, बार बार कैलकुलेट हो गए 6 7, सही बात है, 8 9 है ना, 10 11, कितने मेंबर्स हो गए टोटल, 11 मेंबर्स। माइनस 2 इंटू जे, अब आपको ज्वाइंट्स कैलकुलेट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने ज्वाइंट है आपके 6, 2 इंटू 6 माइनस 3, सही बात है ना, करो जरा डीएसआई कितना आ रहा है। तो इसका मतलब 2 इक्वेशंस की मेरे को और जरूरत है इंटरनल फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 इक्वेशंस की जरूरत है। अभी 2 इक्वेशंस बेसिकली क्या है, आपके 2 एक्स्ट्रा आपके मेंबर्स लग गए हैं इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लग गए हैं आपके 2 एक्स्ट्रा मेंबर्स लग गए हैं। कौन कौन से, एक ये और एक ये, इसको बोला जाता है काउंटर ब्रेसिंग। दिस इज योर काउंटर ब्रेसिंग। जनरली जब हम बात करते हैं तो देखो यार, m इज ग्रेटर देन 2j ना, m इज लेस देन 2j ना, 2j की वैल्यू, अच्छा m इज ग्रेटर देन 2j मतलब मेंबर्स ज्यादा है ना आपके। अगर हम बात करें तो m कितना है आपका 11 और ये कितना है आपका 9, तो अगर आपका मेंबर्स ज्यादा हो जाएगा 2j माइनस 3 से, तो इस ट्रस्ट को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडंडेंट ट्रस्ट। बेसिकली मेंबर कितने चाहिए, 2j माइनस 3 के बराबर चाहिए मेंबर हमारे को, बोलो यार ऐसा नो, मेंबर कितने चाहिए हमारे को, 2j माइनस 3 के बराबर मेंबर चाहिए होते हैं ट्रस्ट के अंदर। जैसे ही मेंबर्स बढ़ गए ऐसे ट्रस्ट को हम लोग रिडंडेंट ट्रस्ट बोलते हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब इस ट्रस्ट में कितने मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं, 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, आगे जाके बात करेंगे हम लोग, ऐसा इसलिए है जब भी हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है यहां पे जो ये ब्रेसिंग लगा हुआ है ना, ये जो डायगोनल मेंबर लगा हुआ है, ये डायगोनल मेंबर दिख रहा है आपको, बोलो यार ये डायगोनल मेंबर दिख रहा है। इस डायगोनल मेंबर का काम होता है जो शियर फोर्स आएगा, पैनल शियर इसको बोलते हैं, ट्रस्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको हम पैनल बोलेंगे, जो पैनल शियर आएगा उस पैनल शियर को कैरी करना इसका काम होता है डायगोनल मेंबर का, सही बात है। अब अगर हमने एक ही मेंबर लगा रखा है, इन केस अगर ये मेंबर फेल हो जाए, इन केस ये वाला मेंबर आपका फेल हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है इस पैनल के अंदर कोई और मेंबर अवेलेबल नहीं होगा उस पैनल शियर को कैरी करने के लिए, इसीलिए हमने काउंटर ब्रेसिंग लगाया हुआ इसके अंदर। मतलब अगर ये मेंबर फेल हो जाएगा तो ये जो है शियर फोर्स को कैरी करेगा, शियर फोर्स मतलब पैनल शियर को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर भी सेम सीन है, इसका मोटिव क्या था, पैनल शेयर को कैलकुलेट करना या पैनल शेयर को जो है रजिस्ट करना। ये एक्स्ट्रा मेंबर हमने लगा दिया ताकि इन केस अगर ये फेल हो जाए तो ये लोड कैरी करेगा। मतलब हम लोग रिडंडेंट ट्रस्ट ही बनाएंगे, मतलब हम लोग इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट ही बनाते हैं। जनरली अगर आप ध्यान से हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस को या किसी भी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं ना, हम लोग जनरली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ही डिजाइन करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों, इसीलिए आपके पास एक्स्ट्रा मेंबर्स लग जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर अगर इनडिटर्मिनेट बनाओगे तो।
आपके पास लोड को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लोड को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। और फर्दर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एक फायदा यह भी होता है कि अगर आपका एक मेंबर फेल हो जाएगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता है। अगर यहां पे एक मेंबर, अगर सिर्फ मान लो काउंटर ब्रेसिंग नहीं होता, अगर यही मेंबर होता और ये मेंबर फेल हो जाता तो पूरा ट्रस कोलैप्स हो जाता आपका पैनल शियर की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए हम हमेशा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को ही डिजाइन करते हैं। दूसरा एडवांटेज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का क्या होता है, यहां से आपको लाइट वेट का स्ट्रक्चर मिलता है। अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइट वेट का भी बनेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका रिड्यूस हो जाता है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का जो आपके सपोर्ट्स होते हैं वो हैवी देने पड़ते हैं, है ना, सपोर्ट्स हैवी देने पड़ते हैं, कॉस्ट जो है उसकी थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है वहां से। बाकी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ही हम लोग डिजाइन करते हैं, ध्यान रखना। जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा लाइफ में वो सारे लगभग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? या सुनो, तो यहां से पूरी कहानी आपकी डिस्कस हो जाती है। क्लियर है बात? तो इंटरनल इनडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं ट्रस्ट का, सबको मालूम पड़ गया। सिंपल सी बात है, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, ये बेसिक रिलेशन है। बस इन दोनों का डिफरेंस मेरे को निकालना है। जितना मेंबर एक्स्ट्रा होगा उतना ही इंटरनली इनडिटरमिनेट आपका ट्रस्ट बनते जाएगा। बोलो यार यस और नो, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलें आगे, फ्रेम को कंप्लीट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेम के बारे में भाई। तो फ्रेम में कैसे इंटरनल इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करेंगे, कैसे इंटरनल इनडिटरमिनेसी हम लोग फ्रेम का फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज योर फ्रेम। देखिए जरा, अब मुझे चाहिए क्या, इंटरनल इनडिटरमिनेसी। व्हाट वी हैव टू फाइंड एज इंटरनल इनडिटरमिनेसी। देखो फ्रेम के केस में इंटरनल इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है। क्या? तो यहां पे जो DSI की वैल्यू होती है 3 इंटू सी, खत्म। C की बात करें तो C क्या है आपका, नंबर ऑफ कट्स। अब ये नंबर ऑफ कट क्या है, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज्ड लूप। ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहां पे देखो एक क्लोज लूप था, बोले यार यहां देखो जरा, ये क्लोज लूप था ना, इस क्लोज लूप को कट करने के लिए एक ही कट की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं इसको कट करूंगा ओपन हो जाएगा ना ये, बोले यार ऐसा नो। और या तो आप बोल सकते हैं जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो यहां पे जैसे ही मैं कट करूंगा तो तीनों फोर्सेस आपको इस सेक्शन पे देखने को मिलेगी, शेयर फोर्स, मोमेंट, एक्सियल फोर्स, सारा देखने को मिलेगा। तो 3 जो है डिनोट कर रहा है किसके वजह, 3 आपका डिनोट कर रहा है शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और C डिनोट कर रहा है आपके कट के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे आप इसको कट करोगे इंटरनल फोर्सेस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ऑब्वियसली बात है, जब भी हम लोग फ्रेम्स की बात करेंगे तो फ्रेम्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, DSI इज इक्वल्स टू 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज्ड लूप। टू ओपन कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ क्लोज्ड लूप। तो क्लोज लूप को ओपन करने के लिए जो आपको कट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहीं से आपको DSI आएगा। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस फ्रेम की बात करें, तो इस फ्रेम का DSI कितना होगा, 3 इंटू कितने कट्स रिक्वायर्ड है, कितने कट्स चाहिए हमारे को, 1 2 3, 3 कट मारे हैं तो कितना हो गया, 9 डिग्री। कितना हो गया, 9 डिग्री। तो अभी सी बात है, दिस फ्रेम इज इंटरनली इनडिटरमिनेट बाय हाउ मच, 9 डिग्रीज। तो 9 डिग्री से ये इनडिटरमिनेट है इंटरनली। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? यस चलिए, तो अभी सी बात है, अब हमारा बीम, फ्रेम और ट्रस, तीनों स्ट्रक्चर के केस में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सेपरेटली हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से सेपरेटली जो है हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी फाइंड आउट करते हैं।
क्लियर है बात? तो अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाएगा कि इंटरनल इंडिटरमिसी कितनी है और एक्सटर्नल इंडिटरमिसी कितनी है, तो आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो बीम हो, चाहे वो फ्रेम हो, चाहे वो ट्रसेस हो। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।